गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं आप लोग को पढ़ा रही थी पर्वत प्रदेश में पावस, क्लास 10 स्पर्श भाग 2 से। मैं चैप्टर 5 पढ़ा रही थी, कविता पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में पावस जो है इनको लिखा है, चैप्टर 5 है, काव्य खंड का चैप्टर 5। तो सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी में हुआ था और 19 ईस्वी में हुआ था। 20 मई को इनके जो है ना कुछ घंटों पश्चात ही इनकी माँ जैसे जन्म हुआ था, उसके कुछ ही घंटे पश्चात, वर्तमान में उत्तराखंड में जन्म हुआ था, जन्म के कुछ घंटे पश्चात ही इनकी माँ का देहांत हो गया। पालन पोषण इनकी दादी ने किया। सुमित्रा नंदन पिता का नाम गंगादत्त पंत था। कविता पावस पर्वत प्रदेश में पावस, मतलब पावस मतलब होता है वर्षा ऋतु। माने पर्वतीय जगहों में वर्षा ऋतु की स्थिति क्या होती है, वर्षा ऋतु कैसी होती है, इस चैप्टर में आप लोग को यही बताया गया है। इस चैप्टर के माध्यम से आपको कवि ने बताना। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस मतलब वर्षा, वर्षा की ऋतु थी पर्वतों में। आप बेटा पर्वतों में जाते होंगे तो देखे होंगे कि वर्षा के दिनों में पर्वत की स्थिति कैसी होती है, पर्वत कैसे रंग बदलते रहते हैं। तुरंत बारिश आती है, तुरंत छाया हो जाती है, तुरंत फॉगी वेदर हो जाता है, तुरंत जो है साफ हो जाता है, धूप निकल जाता है। पावस ऋतु वर्षा का समय था। पर्वत प्रदेश माने पर्वतों का, पल पल परिवर्तित माने पल पल माने बराबर, बार बार परिवर्तित माने बदल रहा था। प्रकृति वेश, प्रकृति जो है बार बार जो है ना, नेचर जो है ना वर्षा ऋतु में पर्वतों में नेचर बार बार अपना रूप बार बार अपना बदल रहा था। प्रस्तुत पद्यांश, अब इसको कैसे लिखेंगे, सब में प्रसंग में हम ऐसे ही लिखेंगे, पहला लाइन दूसरा लाइन जो ऐसे ही लिखेंगे सभी के प्रसंग में, मैंने पूरी कविता के प्रसंग में। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और इस पंक्तियों में क्या चीज, जिस पंक्ति में जो वर्णन किया गया है, पहले तो है कि पद्य खंड से लिया गया है, स्पर्श भाग 2 से लिया गया है, कवि सुमित्रा नंदन जी पंत हैं। इसमें कवि तो इसमें इन पंक्तियों में क्या है, पर्वत प्रदेश पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, माने इसमें वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। तो जिस लाइन में जो वर्णन किया उसका प्रथम 2 लाइन हर प्रसंग में एक ही होगा, एक कविता का, लेकिन आगे की लाइन अलग होगी। कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में जो है ना वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है। पर्वत प्रदेश में, पर्वतों में, पर्वतीय स्थलों में वर्षा ऋतु आ गई है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। माने नेचर जो अपना रूप वर्षा ऋतु के कारण बार बार बदल रहा है, अर्थात कभी बारिश होता है, कभी धूप। माने वर्षा ऋतु में प्रकृति का वेश अलग अलग हो जाता है, अलग अलग, कभी वर्षा होती है, कभी धूप हो जाता है, इस तरह कभी बताना चाह रहा है। यानी पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, माने वर्षा की ऋतु में प्रकृति का रूप बार बार बदलते रहता। मेखलाकार पर्वत आकार अपने सहस दीर्घ सुमन फाड़ अवलोक रहा है, बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। इसकी 2 पंक्तियों की हम अलग अलग व्याख्या करेंगे, फिर एक साथ में व्याख्या देंगे। मेखलाकार पर्वताकार, मेखलाकार मतलब करधनी, करधनी कमर में पहनने वाला एक वस्त्र होता है। करधनी जो क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो मेखलाकार पर्वताकार, पर्वत कैसा, मेखला के जैसा है, उसके आर पार देखा नहीं जा सकता है। अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, सहस्त्र माने हजारों, माने पर्वत क्या करता है, सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, माने अपने हजारों फूल रूपी आंखों, माने पर्वत के ऊपर जो हजारों फूल खिले हुए हैं बेटा, वो क्या है, उनकी आंखें हैं। वो हजारों आंखों से पर्वत देख रहा है। पर्वत का आकार कैसा है, मेखलाकार, पर्वत अपार है, उसके आर पार नहीं जाया जा सकता है। अपने हजारों फूल रूपी आंखों से आंखों को फाड़ फाड़ कर वो देख रहा है। क्या देख रहा है, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल के निज महाकार। मैंने पर्वत अवलोक में करना, मैंने देखना, पर्वत बार बार देख रहा है। क्या देख रहा है,
नीचे के जल में, तालाब के जल में अपने महाकार, देखिए चित्र में दिखाया हुआ है पर्वत का आकार जो है ना तालाब में, मैंने पर्वत पे जो बारिश हो रही है तो पर्वतों पे तो बारिश टिकेगी नहीं, पर्वत के नीचे सब बारिश लग जा रहा है, बारिश का पानी लग जा रहा है, जिसके कारण पर्वत कैसा हो रहा है, पर्वत तालाब के जैसा हो रहा है। पर्वत का तालाब के जैसा होने के कारण क्या होता है, पर्वत तालाब, तालाब के जैसा पर्वत के नीचे पानी अपना रूप ले लिया है और उसमें पर्वत अपने महाकार, महाकार माने विशाल आकार, पर्वत अपने विशाल रूप को देख रहा है। जिसके चरणों में पराताल दर्पण सा फैला है विशाल। पर्वत किस में देख रहा है अपने रूप को, अपने रूप को तालाब में देख रहा है। तालाब कहाँ फैला हुआ है, चरणों में, मैंने पर्वत के नीचे। देखिए पिक्चर में दिखाया हो बेटा कि तालाब में पर्वत अपने रूप को निहार रहा है। तो जिसके चरणों में पला ताल माने पर्वत के नीचे तालाब है। तालाब कौन सा तालाब, जो बारिश की पानी, बारिश की बूंदे, बारिश का रूप जो जल बनकर पर्वतों के नीचे लग गया, वो तालाब का रूप ले लिया है। जो बोल रहा है कवि कि पर्वत के चरणों में, मैंने पर्वत के नीचे में तालाब फैला हुआ है, जो कैसा देखने में दर्पण के समान है, मिरर के समान है। जैसे हम क्या करते हैं, मिरर में अपनी आकृति को देखते हैं, अपना प्रतिबिंब को देखते हैं। हम क्या तैयार होते हैं तो मिरर के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, उसी प्रकार पर्वत जो है तालाब में अपनी प्रतिबिंब को निहार रहा है। अब प्रसंग जैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के। बोला ना कि प्रसंग, एक कविता में प्रसंग सबका समान होता है, सिर्फ लास्ट लाइन अंत लाइन चेंज होता है, जिसके बारे में हम बोलते हैं। इसमें प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी की पाठ पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं और इसमें कवि ने पर्वतों का सजीव चित्रण में, जैसे मानव के हाव भाव होते हैं, मानव तैयार होता है तो अपने आप को मिरर में देखता है, उसी तरह पर्वतों का सजीव माने लिविंग रूप में चित्रण किया है। पर्वत लिविंग है, पर्वत जीवित है। व्याख्या करेंगे इस पद्यांश में कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना, इसमें पूरे में, पूरे ये लाइन में जो 4 लाइन, ये स्टैंजा जो पैराग्राफ में कभी पहाड़ की तुलना किससे किया, करधनी किया, कमर में बांधने वाला आभूषण होता है जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, गोलाकार होता है, उससे तुलना पर्वतों के करते हुए कवि कहते हैं कि करधनी के आकार वाले जो पहाड़ हैं, अपनी हजार माने पहाड़ों पे जो फूल खिले हुए हैं, वो हजारों फूल है, वो हजारों फूल पर्वतों की आंखें हैं। उन फूल रूपी आंखें से पर्वत क्या कर रहा है, अपने को जल में, अपने विशाल आकार को जल में देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ के चरणों में जो ताल पला हुआ है, तालाब जो है ना, ताल, वो ताल एक विशाल आईना है जिसमें पर्वत अपने प्रतिबिंब को निहार रहा है। अब दूसरा स्टैंजा हम लोग आएंगे बेटा। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद से, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है, जाक रहे नीरब नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। यानी गिरी का गौरव गाकर, इसका भी 2-2 पंक्तियों का हम व्याख्या करेंगे कि गिरी का गौरव का गान करते हुए झरने क्या करते हैं, पहाड़ की गरिमा का गान करते हुए झरने आगे क्या करते हैं, इसके बारे में। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, माने गिरी पर्वत के गौरव, पर्वत के गरिमा की गुणगान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, झरने। झरने जो बह रहे हैं, झरने के बहने से जो आवाज आ रही है, तो कवि को लग रहा है कि झरने जो है पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, और झरने कैसे हैं, मद में, मस्ती में है, अपने उमंग में है, माने उनका प्रत्येक नस, प्रत्येक शरीर का प्रत्येक पार्ट जो है उत्तेजित माने उत्साहित है, क्योंकि वो गीत गा रहे हैं। किसका गान गा रहे हैं, तो पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर, माने जो झरने हैं वो कैसे हैं, सफेद है, मोती सफेद होता है, तो झरनों को कवि ने कहा है कि झरने कैसे हैं, मोती की लड़ियों के समान सुंदर हैं, और झरने झाग भरे हुए हैं। झरने बराबर गिर रहे हैं तो उनके पानी में झाग उठ रहा है, तो मोती को कवि ने बताया कि मोती की लड़ियाँ, मोती की लड़ियाँ जैसे लगातार होती है, झरने के बीच में कोई अवरोध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। झरने मोती की लड़ियों के समान सुंदर हैं और झाग भरे हुए झरने हैं।
गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुअर करे गिरिवर मन गिरिवर मने पर्वतों, पर्वतों की उर मन हृदय, पर्वतों के हृदय से, पर्वतों के हृदय, पर्वतों के ऊपर तो फूल खिले हुए हैं और उनके हृदय पे क्या है, बहुत मतलब उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े तरुअर है, तरुअर मने पेड़ है। तो गिरी के उर से उठ उठ कर मने उनके दिल से, पर्वतों के दिल के ऊपर, पर्वतों के हृदय में जो पर्वत हैं, उच्च आकांक्षा, वो क्या है, वो ऊंच हाई एम्बिशन लिए हुए हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत उच्च है। वो महत्वाकांक्षा बनी पर्वतों के ऊपर, पर्वतों के हृदय के ऊपर जो पेड़ है वो ऊंचे उठने की कामना करते हैं, ऊंचे उठने की इच्छा करते हैं झांक रहे नीरो न पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। जो पर्वत हैं, गिरिवर के उर पे, दिल पे, जो हृदय पे जो पर्वत खड़े हैं, उनको बोल रहा है, वो झांक रहे हैं, देख रहे हैं, नीरव मन शांत। आकाश कैसा है, आकाश शांत है, वो शांत आकाश को देख रहे हैं। अनिमेष मन एक टक देख रहे हैं, वो अटल है, उनको हटाया नहीं जाता, कुछ चिंतित है, मैंने उन्हें वहां तक पहुंचने की उम्मीद है, वहां तक पहुंचने की आशा है, इसलिए वो क्या है, झांक रहे हैं, चुपचाप अशांत होके झांक रहे हैं। अब प्रसंग इसमें लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश, माने ये पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रानंद, सेम 2 लाइन तो सेम ही होगा। और कवि ने झरनों की सुंदरता, इस पंक्तियों में कवि ने झरनों की सुंदरता का वर्णन किया है। इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि मोती की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज करते हुए बह रहे। इसमें कवि क्या कहते हैं कि झरने कैसे हैं, मोती की लड़ियों के समान सुंदर है, झरझर करके बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों का गुण, माने ऐसे लग रहा है जो मोती की लड़ियों के समान जो झरने हैं, पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह में प्रसन्नता, माने उनकी आवाज जो करती है, झरनों की आवाज है, नस नस में प्रसन्नता हमारे भर देती है। पहाड़ों के हृदय से उठ उठ कर, पहाड़ों के दिल से, पहाड़ों के हृदय में, पहाड़ों के ऊपर अनेक वृक्ष हैं, अनेक पेड़ लगे हुए हैं, उनकी आकांक्षाएं उच्च है, महत्वाकांक्षाएं उच्च है। एक टक दृष्टि से वो स्थिर होकर उच्च महत्वाकांक्षाएं लेकर ऊंचा पहुंचना चाहते हैं और विशाल आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो किसी चिंता में डूबे हुए हों, अर्थात निरंतर ऊंचा उठने के, माने हमें आगे बढ़ने की, ऊंचा उठने की वो पहाड़ जो है, वो पहाड़ नहीं, वो वृक्ष जो है प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज यहीं तक। आगे का पार्ट मैं कल पढ़ाऊंगी आप लोग को। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी डाउट होने से पूछिए बेटा। धन्यवाद बेटा, खुश रहिए।